वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी इस चैनल पर न्यू आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा, आप उस वीडियो को आसानी से देख पाइएगा। और अभी हम लोग का सब्सक्राइबर 1K टारगेट है करने का और 950 प्लस अभी हो गया है। तो जो भी नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कर दिए हैं वो नहीं कीजिएगा, नहीं तो घट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो सब्सक्राइब कर दिए हैं वो नहीं कीजिएगा, जो नहीं किए हैं वो कीजिए, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं फिजिक्स में हम आपको संवेग तक पीछे बता चुके हैं, ठीक है। संवेग के बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे आवेग। आवेग के बाद में संवेग और आवेग में दोनों में रिलेशन में आपको बताऊंगा, फिर आपको संवेग संरक्षण का सिद्धांत बताऊंगा। कोशिश करूंगा आज एक क्लास यहाँ तक खत्म करने का, अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर नेक्स्ट अगले क्लास में मैं आपको सरल मशीन, उत्तोलक के बारे में बताऊंगा और संतुलन के बारे में बताऊंगा। ये तीनों अगले क्लास में हो जाएगा और हमारा ये गति का चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी हम इस पूरा मतलब इसका लगभग ये 5वां वीडियो हो जाए, 6ठा वीडियो होगा। आप इसके पहले नहीं देखे हो तो आप विशाल क्लासेस मेरा चैनल का नाम लिखा होगा, उसको क्लिक कीजिएगा, प्ले लिस्ट बगल में होगा, प्ले लिस्ट को क्लिक कीजिएगा तो फिजिक्स का आपका लिखा होगा फिजिक्स में आप जाइए, उसमें आपको सारा का सारा वीडियो मिलेगा। आप शुरू से पढ़िएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तभी हम लोग पढ़ते हैं संवेग, जो पढ़ रहे हैं वो आगे भी पढ़िए। तभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, आवेग। आवेग क्या होता है कि जब कोई बड़ा सा बल कम समय के लिए कार्य करता है तो उसी गुणनफल को हम लोग कहते हैं बल। आवेग नहीं समझ में आया। जब कोई बड़ा सा बल कम समय के लिए मतलब कुछ समय के लिए काम करेगा, पूरा मतलब बहुत समय के लिए नहीं, बहुत ही कम समय के लिए काम करेगा, कोई बड़ा सा बल है और कम समय में काम किया तो उसी को हम लोग कहते हैं आवेग। नहीं समझ में आया। जैसे आप बैठे हुए हो, आपको कोई पीछे से आया, जोर से तमाचा मारा, सट से मारा तो कितना टाइम के लिए मारा, आप लोग बहुत कम टाइम के लिए। जोर से मारा तो जोर से बल मारा, कम टाइम के लिए मारा, तो जोर से बल मारा, कम टाइम के लिए बल मारा, वही आपका आवेग है, वही आपका क्या है, आवेग। कभी कुल्हाड़ी से किसी आदमी को पेड़ काटते हुए देखे हो, क्या करता है, मारता है जोर से, कितना टाइम के लिए, कम टाइम के लिए। ऐसा तो नहीं कि आराम से आता है ऐसे तो करता नहीं है, क्या करता है, जोर से मारता है। तो जब भी कोई बड़ा सा बल कम समय के लिए कार्य करता है तो उसे कहते हैं आवेग। तो आवेग बराबर क्या हो गया, बल गुना समय। आवेग बराबर लिख देते हैं, आवेग बराबर बल गुना समय। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, बल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, समय क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। माने कम समय के लिए जब बड़ा बल कार्य करता है तो उसी को कहते हैं आवेग, उसे क्या कहते हैं, आवेग। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप खड़े हो, पीछे से कार आपको मारा, धक्का मारा, ठीक है, तो वो कितना समय के लिए मारा, अब बोलो कम समय के लिए, तो वो आपका क्या है, आवेग। तो जब भी कोई बड़ा सा बल छोटे समय के लिए कार्य करता है तो उसी को हम लोग कहते हैं आवेग। आवेग बराबर बल गुना समय। बल क्या होना चाहिए, बड़ा, और समय होना चाहिए छोटा। तो आवेग बराबर लिख दिए बल गुना समय। अब देखिए आवेग को बोलते हैं इंपल्स, इंपल्स को बोलते हैं आई, ठीक है। तो ये आई बराबर बल को क्या बोलोगे आप, एफ, समय को क्या बोलोगे, टी, यही बोलोगे समय को टी। अब आपको दिखाते हैं, आई बराबर बल बराबर क्या होता है, अब बोलोगे बल बराबर एम ए द्रव्यमान गुना त्वरण, और टी का हम लोग क्या लिखेंगे, टी। फिर देखिए एम ए को आप क्या लिखोगे, ए बराबर त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण वाला एक्सेलरेशन वाला जो पूरा का पूरा प्रॉपर एक्सेलरेशन का वीडियो हम डाले हुए हैं, उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ए बराबर होता है v माइनस यू बटे टी, जो समझे हुए हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अगुने टी। देखिए ये टी टी कट गया, क्या बचा आपके पास, बोलोगे एम, और v और u दोनों के लिए एम गुना में है, क्या बोलोगे, एम वी माइनस एम यू। एम वी मैंने एम द्रव्यमान, वी क्या है, वेग, यहाँ भी द्रव्यमान, ये क्या है, वेग है ना। तो ये द्रव्यमान और ये वेग, ये भी एक प्रकार का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, कल के क्लास में ही हम आपको बताया है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का संवेग है, और ये बाद वाला वेग है तो इसलिए P2 लिख दिए, और U पहले वाला वेग, प्रारंभिक वेग को U कहते हैं, अंतिम वेग को V कहते हैं। आप एक्सीलरेशन वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये हो गया P2 माइनस P1। P क्या होता है, संवेग। तो संवेग क्या हुआ, I क्या निकला, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन, देखिए आवेग का दूसरा परिभाषा क्या निकला, संवेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, आवेग। तो कुल मिला के आवेग बराबर क्या निकला हमको, आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेग, ठीक है। किसी को अगर जैसे आपको आवेग बढ़ाना है तो संवेग को बढ़ा दीजिए, आवेग घटाना है तो संवेग को घटा दीजिए। संवेग को घटा दीजिएगा तो आपका आवेग घट जाएगा, संवेग को बढ़ा दीजिए तो आवेग आपका बढ़ जाएगा, समझे। तो एम संवेग बराबर क्या निकल गया, आई बराबर P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, समझ में आया। तो कुल मिला के आवेग क्या, आवेग और संवेग में क्या रिलेशन है, संवेग में परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं। और आवेग क्या होता है, बड़ा सा बल छोटे समय के लिए कार्य करता है, बड़ा सा बल छोटे समय के लिए कार्य करता है, उसको कहते हैं आवेग। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट हम लोग इसको देख लेते हैं। आवेग कौन सी राशि है? आवेग एक सदिश राशि है, ठीक है, और उसका मात्रक क्या होता है? अगर आप पूछेंगे आवेग का मात्रक क्या होता है, देखिए आवेग बल का मात्रक आप बोलोगे न्यूटन, समय का मात्रक सेकेंड, तो आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए अभी आपको समझने वाला बात यहाँ पे है। यहाँ पे समझने से पहले अब मैथ में टाइम एंड डिस्टेंस हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको, तो टाइम एंड डिस्टेंस में आपको बताए थे रिलेटिव स्पीड। क्या बताए थे? रिलेटिव स्पीड। वही चीज यहाँ पे आएगा, रिलेटिव स्पीड। इसमें क्या बताए थे आपको कि जब दोनों की दिशा सेम हो तो जो ओरिजिनल स्पीड होता है वो घट जाता है, जब दोनों का दिशा विपरीत हो तो उसका स्पीड क्या होता है? जुट जाता है। नहीं समझे? मान लीजिए हम इधर से आगे जा रहे हैं, कोई आदमी मेरे पीछे से, जिस दिशा में हम जा रहे हैं वही दिशा में वो भी आ रहा है, तो दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव में ओरिजिनल जो वास्तविक स्पीड दोनों का क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगे, मान लीजिए एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, फिर दोनों का स्पीड क्या होता है? जुट जाता है। दिशा अगर एक ही हो तो स्पीड घट जाता है, दिशा अलग अलग हो तो स्पीड बढ़ जाता है। अब ये चीज आपको क्यों समझाए हैं उसको समझिएगा। अभी हम आपको क्या बोल रहे हैं? संवेग में परिवर्तन, आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, ये आपका हो जाता है एम वी माइनस एम यू। अब यहाँ पे देखिए क्या बदल रहा है? द्रव्यमान बदल रहा है कि वेग बदल रहा है? देखिए एम द्रव्यमान वी वेग, एम द्रव्यमान यू वेग, तो बदल क्या रहा है? आप बोलोगे बदल रहा है, एम तो सेम ही है, यहाँ भी देखो एम वही है, यहाँ भी एम वही है, एम नहीं बदलता है। बदल क्या रहा है? वी। बदल क्या रहा है? वी। तो वी बदल रहा है। जैसे मान लीजिए एक कार है, कार का स्पीड कुछ था, और कुछ देर के बाद कार का स्पीड बढ़ गया। मान लीजिए कार का स्पीड 10 था और कार का स्पीड 20 हो गया, तो कार का जो द्रव्यमान है वो सेम रहेगा 10 में भी, कार का द्रव्यमान 20 में भी सेम रहेगा। द्रव्यमान नहीं बदल रहा है, बदल क्या रहा है? उसका स्पीड। क्या बदल रहा है? उसका स्पीड। तो इसीलिए उसका स्पीड बदल रहा है, स्पीड में वेग बदल रहा है, तो वेग के स्पीड के लिए ही ये चीज आपको बताया है। अगर आपको संवेग में परिवर्तन बड़ा करना है, आवेग भी ज्यादा हो जाएगा, आवेग ज्यादा हो जाएगा, आपका क्या बोलते हैं उसको, चोट भी क्या बोलते हैं, बल भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि आवेग क्या है? बल और समय का गुणनफल है। आवेग क्या है? बल और समय का गुणनफल है। अगर हम आपको जोर से मारे, ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? कम समय के लिए जोर से मारे तो आवेग ज्यादा हुआ, आवेग ज्यादा हुआ तो जोर से चोट लगा, आवेग कम होगा तो जोर से चोट लगेगा, हल्का चोट लगेगा। तो कुल मिलाकर अगर आपको चोट कम करना है, अगर कोई आपको मारे चोट कम करना है तो क्या करना है? आवेग को घटाना पड़ेगा। और चोट को किसी को मारना है और हमको जोर से मारना है तो आवेग को बढ़ाना पड़ेगा। आवेग को बढ़ाने का मतलब क्या है? देखिए आवेग को बढ़ाने का मतलब क्या है? रिलेटिव स्पीड, स्पीड जितना ज्यादा होगा, स्पीड जितना ज्यादा होगा, देखिए एम तो दोनों का सेम है, v माइनस यू, स्पीड जितना ज्यादा होगा, ठीक है, स्पीड जितना ज्यादा होगा संवेग में परिवर्तन उतना ज्यादा होगा, संवेग में परिवर्तन जितना ज्यादा होगा आवेग उतना ज्यादा होगा, और आवेग जितना ज्यादा होगा आपको चोट उतना ज्यादा लगेगा। कुल मिलाकर हमारे दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि अगर हमको चोट कम करना है तो इसका मतलब चोट कम करना है तो हम डायरेक्ट आवेग को तो घटा नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट आवेग को आप घटा नहीं सकते हो। आवेग को घटाने के लिए आपको इसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है, और इसके पास जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? द्रव्यमान को तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, इसके पास आप इसके पास जाने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? आपको वेग के पास जाना पड़ेगा। अब वेग घटा बढ़ा सकते हो। देखिए डायरेक्ट आवेग नहीं घटता है, आवेग को घटाने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? संवेग का। और संवेग में दो चीज होता है, एक द्रव्यमान होता है, एक वेग होता है, और उसमें चेंज क्या होता है? द्रव्यमान चेंज होता नहीं, चेंज क्या होता है? तो मतलब वेग। कुल मिला के आपको जाना डायरेक्टली किसके पास है? वेग के पास। किसके पास? वेग। वेग को अगर हम चेंज करते हैं तो संवेग चेंज होगा, असंवेग चेंज होगा तो आवेग चेंज होगा, और आवेग चेंज होगा तो बल चेंज होगा। फिजिक्स कॉन्सेप्ट का चीज है, अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो फिजिक्स जिंदगी में कभी समझ नहीं आएगा। रटोगे तो जिंदगी भर रटते रहोगे, कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। अब जो एग्जाम का लेवल है थोड़ा चेंज कर दिया है, ठीक है। एग्जाम का लेवल क्या, पहले जमाना में पूछा था बल कैसा होता है, क्या होता है? न्यूटन, मार दिया न्यूटन। बल का सीरियस होता है क्या था? डायन, मार दिया डायन, हो गया, हम तो गर्दा उड़ा के आगे। अब ऐसा कुछ नहीं पूछता, एग्जाम जाके दो, देखो समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन का लेवल टैप कर दिया, कॉन्सेप्ट पूछता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, इसलिए कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर आपको बल किसी आदमी को मारना है और आप किसी को मार रहे हो तो आप चाहते हो कि हम उसको जोर से मारें, हम जो मार रहे हैं उसको चोट लगना चाहिए, तो चोट लगने के लिए हमको आवेग बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आवेग बढ़ाना पड़ेगा। और आवेग हम डायरेक्ट बढ़ा नहीं सकते हैं, तो आवेग बढ़ाने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? संवेग के पास। और संवेग भी डायरेक्ट बढ़ता नहीं है, संवेग किसके पास भेजेगा? आपको वेग के पास। कुल मिला के हमको वेग, अगर पता चल गया किसके पास, लास्ट में जाना किसके पास है? वेग के पास। तो कुल मिला के अगर हमको वेग के पास जाना तो हम समझ के वेग बढ़ा देंगे, जिसका मतलब क्या होगा? आवेग ज्यादा होगा। तो कोई आदमी मान लो कार से आ रहा है
और आपका कोई दुश्मन खड़ा है, आप चाहते हो हम उसको उड़ाए, तो कैसे उड़ाओगे? बेग बढ़ाना है, घटाना पड़ेगा। अब बोलोगे क्या, अभी क्या पढ़े हम लोग फिजिक्स में, क्या पढ़े? बेग बढ़ाएंगे संवेग बढ़ेगा, संवेग बढ़ाएगा अब आवेग बढ़ेगा, आवेग बढ़ेगा बल बढ़ेगा। कुल मिला के मारेंगे खूब स्पीड से, हचाक। जोर से मारोगे तो स्पीड ज्यादा करोगे तो जोर से लगेगा, जोर से लगेगा तो संवेग ज्यादा तो आवेग ज्यादा, आवेग ज्यादा तो बल ज्यादा। कुल मिला के अगर आपको किसी को मारना है और आप चाहते हो चोट ज्यादा लगे, तो आपको उसका मारने का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, मारने का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। और आपको कोई आदमी मार रहा है और आप चाहते हो कि हमको जो है चोट कम लगे, है कि नहीं? आप मारोगे तो, आप मार खाओगे तो क्या चाहोगे? चोट ज्यादा लगे। आप तो चाहोगे चोट कम लगे। और आप किसी से मार खा रहे हो और आप सोच रहे हो कि हमको चोट कम लगे, ठीक है, और आप सोच रहे हो चोट कम लगे, तो चोट कम लगने के लिए क्या करना पड़ेगा? बल कम करना पड़ेगा। बल कम कैसे होगा? बल के लिए जाना पड़ेगा किसके पास? आप बोलोगे आवेग के पास। आवेग किसके पास भेजेगा? संवेग के पास। संवेग किसके पास भेजेगा? लास्टली बेग के पास। अच्छा, बेग को कम कर देंगे तो चोट कम लग जाएगा, बेग को कम करेंगे तो चोट कम लगेगा। यहां तक समझे ना? अब देखिए, कोई आदमी आपको मार रहा है, तो कोई आपने आपको मान लीजिए मारा, तो आप उससे जितना दूर जाओगे तो आपका उसके पास आने में समय उतना ज्यादा लगेगा, और समय जितना ज्यादा लगेगा उसका स्पीड उतना कम होगा। स्पीड जितना कम होगा आपको चोट उतना कम लगेगा, क्योंकि बेग, स्पीड मैंने बेग कम हो गया तो आपको चोट भी कम लगेगा। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अभी जैसे कि आप देखोगे, आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट खेलने वाला आदमी को देखते होंगे, जब वो कैच पकड़ता है, क्रिकेट में क्या करता है? कैच पकड़ता है। क्रिकेट में जब वो कैच पकड़ता है तो वो क्या करता है? जैसे गेंद आ रहा है, गेंद उधर से आ रहा है और आपका हाथ इधर से है। अब अगर मान सोचो, आप गेंद उधर से आ रहा है, आप भी हाथ उधर बढ़ा रहे हो, गेंद उधर से आ रहा है, आप भी हाथ उधर बढ़ा रहे हो। सोचो, देखिए, गेंद इधर से आ रहा है और हाथ आप इधर बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो दोनों का दिशा, आपका हाथ का वेग, ये है हाथ का वेग, ये है आपका गेंद का वेग। अब देखो, दोनों का दिशा एक दिशा है कि अलग अलग है? आप बोलोगे ये इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है। दोनों कंसेप्ट समझाएंगे आपको, बेग का भी समझाएंगे और समय का भी समझाएंगे। पहले बेग का समझिए, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो आप बोलोगे दिशा दोनों का उल्टा है। दिशा दोनों का उल्टा होता है तो स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है, दोनों स्पीड जुट जाता है। अभी जस्ट समझाया था रिलेटिव स्पीड में, दिशा दोनों का जब उल्टा होता है तो स्पीड इसका क्या होता है? बढ़ जाता है। अब उधर से गेंद आ रहा है, आप भी हाथ इधर से कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, तो दोनों का स्पीड आपका क्या होगा? जुट जाएगा। तो आप बोलोगे स्पीड, दोनों स्पीड जुट जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा घटेगा? किसी चीज में कोई चीज को जोड़ दीजिएगा तो बढ़ेगा घटा, आप बोलेगा बढ़ जाएगा। तो स्पीड बढ़ा तो आपको चोट ज्यादा लगेगा कम लगेगा? तो आपको जो चोट ज्यादा लगेगा, गेंद आएगा आपको चोट लगेगा, गेंद आपसे छूट जाएगा, आप बोलोगे ले गेंद छूट गया। तो आपको चोट लगने के लिए क्या करना पड़ेगा? चोट लगने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इधर से गेंद आ रहा है तो अपना हाथ भी पीछे ही करो, इधर ही कर लो। जैसे गेंद उधर से आ रहा है, क्या चलते समय हाथ को पीछे करना है। कहाँ करना है? पीछे। तो उधर से गेंद आ रहा है, हम भी उधर जा रहे हैं, दोनों का स्पीड एक ही दिशा में। देखिए, ये इधर से आ रहा है, हम भी हाथ को इधर कर रहे हैं, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा? देखो, दोनों एक दिशा में है तो स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब स्पीड घट जाएगा, जैसे मान लो इसमें देखो, 60 की स्पीड से गेंद आ रहा था और 40 की स्पीड से आपने हाथ को आगे बढ़ा दिया, तो दोनों स्पीड उल्टा दिशा में था, दोनों स्पीड जुड़ जाएगा। तो आपको जो चोट लगेगा कितना पर लगेगा? 100 पे। लेकिन इधर से देखिए, 60 पे गेंद आ रहा था, आपने कितना का स्पीड हाथ पीछे रख खींचा? 40 की स्पीड से। अब दोनों का दिशा एक है, दोनों का दिशा होता है, स्पीड क्या होता है? घट जाता है। आपको चोट कितना पर लगेगा? आप पे 20 पे काम करेगा, चोट कितना पे काम करेगा? 20 पे। तो 20 पे काम किया तो आपको चोट ज्यादा लगा कम लगा? यहाँ पे 100 पे लग रहा था, यहाँ पे 20 पे लग रहा है। तो इसीलिए खिलाड़ी को देखिएगा कि कैच पकड़ते समय हाथ में करता है, पीछे खींचता है, समझे? और यहाँ पे क्या करता है खिलाड़ी? अगर खिलाड़ी अगर मान लीजिए होशियार नहीं है, अजीब टाइप का है, तो क्या करेगा? गेंद उधर से आ रहा है, भी हाथ में पकड़ लिए। तो जैसे हाथ ऊपर करोगे भाई तो आपको चोट ज्यादा लगेगा। तो अगर आप सलमान खान हो तो बच जाओगे, ठीक है, अरबाज खान हो तो चल जाओगे, ठीक है। तो कुल मिला के हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको बल बढ़ाना है तो बल के लिए डायरेक्ट किसको पकड़िए? बेग को। बल बढ़ाना है तो बेग बढ़ाइए, बल घटाना है तो बेग घटाइए, समझे? यहाँ तक में किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के आवेग क्या होता है? जब कोई बड़ा सा बल कम समय के लिए कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? आवेग। जैसे आपको कोई तमाचा मारा तो वो क्या है? आवेग। आप क्या बोलते हैं? लकड़ी को कुल्हाड़ी से काटिए तो क्या है? आवेग। जितना जोर से मारोगे उतना ज्यादा बल काम करेगा। ऐसा नहीं कि आप कुल्हाड़ी से मार रहे हो दिन भर में ऐसा करके आराम से जा रहे हो, रख रहे हो, तो जिंदगी भर काटते रहोगे, कटेगा नहीं। लेकिन जैसे देखिएगा मारता है कैसे? हुमच के मारता है, ऐसे करके हुमच के मारता है। जैसे कुल्हाड़ी वाला मारता है, क्या मारता है? हुमच के मारता है। कोई भी अगर बड़ा सा काम करता है, बल अगर आपको ज्यादा चाहिए तो स्पीड आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक में किसी को डाउट? तो ये संवेग क्या है? एक प्रकार का संवेग में परिवर्तन को ही कहते हैं आवेग। यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे।
पहला क्वेश्चन आता है संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे आवेग। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, इसी में बोलेगा संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, दर का मतलब क्या होता है, बटे टाइम। अगर ये बोल दिया आपको, देखिए यहाँ पे क्या बोला, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, आवेग। और यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, संवेग में परिवर्तन की दर। अगर बोलेगा संवेग में परिवर्तन क्या कहते हैं, तो आवेग। अगर आपको बोला संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, आंसर दीजिए कमेंट करके, रोक के कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल। न्यूटन गति का दूसरा नियम यही था, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर, समय अगर बोल दिया तो बल आ जाएगा, सिर्फ बोला संवेग में परिवर्तन तो किसे कहते हैं, आवेग। तो ये हमारा आवेग आज कंप्लीट हो गया। और संवेग और आवेग में दोनों में रिलेशन भी आप समझ गए कि अगर आपको आवेग को बढ़ाना है तो किसके पास भेजना, आपको जाना पड़ेगा आवेग को बढ़ाना है तो संवेग के पास, संवेग किसके पास भेजेगा, वेग के पास। क्योंकि संवेग में क्या चीज होता है, द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान चेंज होता नहीं है, चेंज क्या कर सकते हैं हम लोग, वेग चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट किसके पास जाना है हम लोग को, वेग के पास। किसी को मारना है तो अगर यहाँ पे मारना है तो कैसे मारेंगे, आराम से जाएंगे, ऐसे करके मार देंगे। ऐसे मारना है, चोट लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मच के मारेंगे क्या होगा, चोट लगेगा। किसी को लाठी लेकर मारना है, लाठी समझते हो, लाठी समझते हो ना, लाठी क्या, हरोती लाठी। किसी को लाठी से मारना है तो क्या मारोगे, आराम डर जाओगे, ऐसे करके उसके कपार पर रख दोगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और वो आपको मारेगा, हरा मारे कपार लेके चला गया, बस आप बिना कपार का घूमते रहोगे। ठीक है, चलिए, तो आवेग समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण। चलिए, तो संवेग संरक्षण क्या होता है, संवेग संरक्षण क्या होगा, संरक्षण मतलब आप समझ ही रहोगे। संवेग मतलब तो समझते हैं, P बराबर mv। संवेग क्या होगा, P बराबर mv। संवेग होगा P मोमेंटम बराबर mv। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान और वेग गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग सदिश राशि है, इसका मतलब, इसका ऐसा मतलब क्या होता है, देखिए द्रव्यमान का अगर इसका ऐसा पूछा तो द्रव्यमान क्या होगा, kg, इसका क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड, इसका होता है kg मीटर प्रति सेकेंड। और आवेग का न्यूटन सेकेंड, आवेग का क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। चलिए, अब हम लोग करते हैं संवेग संरक्षण। अब संवेग संरक्षण क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 टमाटर था, कितना टमाटर, 10 टमाटर। 10 टमाटर में 5 टमाटर का सब्जी आप बना दिए, वो 10 टमाटर में से 5 टमाटर आप किसी को दिए, ठीक है, मान लो किसी को आप दिए, सब्जी बताइए, सब्जी टमाटर की सब्जी हमको अच्छा नहीं लगता है, उसको बनाएंगे। 10 टमाटर आपके पास है, 10 टमाटर में से 5 टमाटर आप किसी को दिए, और कोई नेक आदमी आया और वो आपको फिर 5 टमाटर दे दिया। तो आपके पास कितने टमाटर, पहले कितने था, आप बोलोगे 10, अभी कितना बचा, 10। तो इसी को बोलते हैं टमाटर संरक्षण। क्या बोलते हैं, टमाटर संरक्षण। अभी यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, संवेग संरक्षण। मतलब संवेग संरक्षण का मतलब क्या, पहले इतना संवेग था, अभी भी उतने संवेग है, इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण। क्या बोलते हैं, संवेग संरक्षण। समझ में आया, पहले इतना टमाटर, अभी भी उतने टमाटर, तो इसको क्या बोलेंगे, टमाटर संरक्षण। पहले इतना संवेग, अभी भी उतने संवेग, उसे बोलते हैं संवेग संरक्षण। इसमें क्या होता है, इसमें होता है दो चीज आपस में टकराता है। जब दो वस्तु आपस में टकराता है तो उसका संवेग जो होता है, कुल संवेग जो पहले संवेग था, टक्कर के पहले का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग, दोनों संवेग आपस में बराबर होता है। वही चीज आपको दिखाते हैं, बताते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल समझ जाइएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक ठेला था, यहाँ पे क्या है, एक ठेला था, ठीक है, ठेला बन गया, नहीं बना, ठेला है, ठीक है, मान समझ लो। और यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे क्या है, एक कार है, ठीक है, और ये कार यहाँ से ये जा रहा है, गया, कार गया और ठेला में मार दिया जोर से। कार क्या किया, ठेला में जोर से मार दिया। तो इसमें क्या होगा, कार का जो संवेग है, कार का संवेग मान लीजिए पहले क्या था, p बराबर mv, और ठेला का संवेग क्या था, p बराबर mv। इसको mv मान लेते हैं। ये है ठेला का, ये किसका है, कार का संवेग, और ये क्या है, ठेला का संवेग। अब टक्कर से पहले मान लीजिए इसका है संवेग है 20, इसका संवेग है 10। तो टक्कर के पहले दोनों का संवेग कितना है, दोनों मिला कितना है, टक्कर के पहले, तो टक्कर के पहले आप बोलोगे हो गया 30, दोनों मिला कितना हुआ 30। जैसे टक्कर मारने के बाद क्या होगा, इसका स्पीड घट जाएगा और इसका स्पीड बढ़ जाएगा, यही होगा ना। अगर ठेला में आप कार से टक्कर मारिएगा तो कार का स्पीड घट जाएगा और ठेला का स्पीड हड़ाक से बढ़ जाएगा।
बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो कार का स्पीड मतलब घट जाएगा और ठेला का स्पीड बढ़ जाएगा। तो स्पीड घट गया तो इसका मतलब कार का मोमेंटम क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कार का संवेग घट जाएगा। कार का संवेग घट गया, मान लीजिए पहले 20 था, तब हो गया मान लीजिए 15, अब कितना हो गया? 15। और इसका जो ठेला का संवेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि धक्का लगा, उसका स्पीड बढ़ गया। स्पीड बढ़ने का संवेग बढ़ जाता है, संवेग बढ़ गया तो मान लो इसका हो गया 15। कितना हुआ? 15। तो देखिए टक्कर के पहले था 30, टक्कर के बाद भी कितना हुआ? 30। यही है संवेग संरक्षण। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से टकराती है तो टकराने से पहले का कुल संवेग, टकराने के बाद का कुल संवेग दोनों बराबर होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक चीज दूसरी चीज में टकराया तो एक चीज का द्रव्यमान तो देखो चेंज आप कर नहीं सकते हो। अगर कार 50 kg का है तो टक्कर के बाद वो कार 50 kg का रहेगा। ठेला अगर 30 kg का है तो टक्कर के पहले भी ठेला 30 kg का होगा, है कि नहीं? ऐसे 50 kg का तो कार होता नहीं है। 50 kg का कार होता तो क्या करता? पहलवान सब ऐसे उठा के चल जाता। 30 kg का ठेला रहता तो उसको हम भी वैसे उठा के चल जाते। लेकिन ऐसे समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं कि टक्कर के पहले कार का कितना है? 50 kg तक। कार टक्कर के बाद तो उसका द्रव्यमान 50 kg ही रहेगा ना। और ये कार है, कार का कितना द्रव्यमान है? 30 kg। तो टक्कर के बाद तक उसका कार नहीं है, ठेला है, ठीक है? आप भी बोल रहे हो हाँ हाँ ये ठेला है, और टक्कर के बाद ठेला का द्रव्यमान क्या होगा? सेम ही होगा। तो कुल मिला के हम ये मतलब समझ रहे हैं कि द्रव्यमान को हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज हमारा होता क्या है? चेंज हमारा होता है वेग। क्या होता है? वेग। ये वाला वेग भी मान लो इसका स्पीड आ रहा था 20 के स्पीड से आ रहा था। कितना के स्पीड से आ रहा था? 20 के स्पीड से। टक्कर लगा तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा घट जाएगा? अब बोलो घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। इसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसका स्पीड जितना स्पीड घटेगा उतना स्पीड इसका बढ़ जाएगा। तो वो जितना घटा उतना बढ़ गया। मैंने जितना टमाटर हम किसी को दिए उतने टमाटर को हमको दे दिया, तो टमाटर संरक्षण। यहाँ पे जितना संवेग घटा उतना संवेग उधर बढ़ गया, जितना संवेग इधर घटा उतने संवेग इसका बढ़ गया। कार का इतना संवेग घटा, अब ये ठेला का उतना संवेग बढ़ गया, उतने बढ़ा। तो दोनों का दोनों तो कुल मिलाकर बराबर हुआ ना। मान लीजिए इसका था 50, अब हो गया है 30। इसका था 20, अब हो गया है कितना बढ़ा? कितना? 20, अब हो गया 40। तो पहले कितना था? देखिए 50 20 70, अभी कितना हुआ? 20 40 70। तो टक्कर के पहले टक्कर के बाद दोनों का संवेग आपस में बराबर ही होता है। इसी को कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसमें समझ में आ गया संवेग संरक्षण। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है? देखिए एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए कहता है एक कार है जिसकी वेट 800 kg है। अब ठीक है, कार का वेट कितना kg है? 800 kg है। और इसका ये जो है 20 के स्पीड से आ रहा था। कितने के स्पीड से आ रहा था? 20 के स्पीड से आ रहा था। एक कार है, उसका स्पीड कितना है? 20 का स्पीड से आ रहा था। और एक ठेला वहां पे खड़ा था। ठेला का वजन कितना kg? 80 kg। अब ठेला में मार दिया टक्कर, तो बोल रहा है अब ठेले का वेग कितना हो जाएगा? ठेला का वेग कितना हो जाएगा? क्वेश्चन क्या बोला कि एक 800 kg का कार है, एक 800 kg का कार है, उसका स्पीड 20 मीटर प्रति सेकेंड है, और 80 kg के ठेला में टक्कर मार दिया तो ठेला का वेग कितना हो जाएगा? अब पहले ये बताइए, 80 kg का ठेला में 800 kg का कार से टक्कर मारेंगे तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा घट जाएगा? अब बोलोगे बढ़ जाएगा। देखो अभी दिखाते हैं कैसे बढ़ेगा। देखिए ये दिखाते हैं, ये देखिए अभी हम लोग इसका फॉर्मूला क्या होता है संवेग संरक्षण का? m1 v1 बराबर m2 v2। देखिए इसको m1 पहले वाला का द्रव्यमान कितना है? तब बोलोगे 800। बाद वाला का तो इसका वेग कितना है? तब बोलोगे 20। इसका कितना है? अब बोलोगे 80। और निकालना क्या है? v2। माने इसमें कुछ नहीं, चार चीज में से आपको कोई तीन चीज दे देगा, चौथा चीज निकालने के लिए आपको बोलेगा। बड़े सिंपल से वो सिर्फ काट कुट कीजिए, काट कुट करने आता है तो आप बना सकते हो। देखिए 0 से ये 0 कट गया, और 8 से कितना बार में कटेगा? 100 बार में। देखिए 100 गुना 2 कितना हुआ? 200 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये ठेला का वेग कितना हो जाएगा? 800 मीटर प्रति सेकेंड। कुछ नहीं, सिंपल कुछ नहीं। जब भी इस टाइप का सवाल पूछेगा आपको तीन चीज दे देगा, चौथा चीज निकालने के लिए बोलेगा। जैसे आपको बोला कि एक नाव है, क्या बोला? एक नाव का वजन आपको बोल दिया 200 kg है। नाव का वजन कितना kg? 200 kg है, ठीक है? नाव का वजन 200 kg है, और ये 10 मीटर प्रति सेकेंड की दर से जा रहा है। और एक आदमी है, अब एक आदमी है, आदमी क्या किया? आदमी का वजन है 50 kg। कितना kg? 50 kg। अब 50 kg है तो अब ये नाव था, और 50 kg का आदमी क्या है? सॉरी यहाँ पे देख लो, ये 10 kg है। कितना का स्पीड था? 10 kg का स्पीड, 10 मीटर प्रति सेकेंड का। और 50 kg का आदमी है, वो 9 पर से कूद गया। 9 पर से क्या किया? कूद गया। अब 9 पर से कूदने के बाद उसका स्पीड कितना हो जाएगा? 9 पर से कूदा तो उसका स्पीड कितना हुआ?
अब देखिए इसको बनाइए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कितना आ जाएगा 40 बार में, इसका स्पीड कितना हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड, 40 मीटर प्रति सेकेंड। कुछ भी आपको क्वेश्चन देता है तो आप कुछ मत, सिर्फ यही देखना है कि कितना उसका 3 चीज आपको देगा, चौथा चीज आपको निकालना होता है। ठीक है, ये हमारा है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। कुछ जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा तो आप कुछ मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ देखो क्वेश्चन किया क्या है, जो क्वेश्चन करेगा उसके हिसाब से 3 चीज आपको पहले ही दे देगा। एक चीज दोनों का द्रव्यमान दे देगा, एक का वेग दे देगा, दूसरा का वेग निकालने के लिए बोलेगा, या फिर दोनों का वेग दे देगा। उसमें टोटल होता है कितना चीज, आप लोग 4 चीज, क्या क्या चीज, दोनों का द्रव्यमान, पहला वाला का दूसरा वाला का द्रव्यमान, यानी कार था तो कार का द्रव्यमान, ठेला था तो ठेला का द्रव्यमान, और कार का वेग v1, ठेला का वेग v2। तो कुल मिला के ये 4 चीज देगा आपको। 4 चीज में से क्या करेगा, कोई 3 चीज आपको दे देगा और जो चौथा निकालने के लिए बोलेगा। कोई भी 3 चीज दे देगा, चौथा निकालने के लिए बोलेगा, तो आप कुछ मत करो, जो दे रहा है उसको लिख दो, काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी हम लोग करते हैं पढ़ाते बचा हम लोग का मशीन। क्या बचा है, मशीन। मशीन 2 प्रकार का होता है, एक सरल मशीन, एक विशेष प्रकार का मशीन। ठीक है, सरल मशीन हम लोग पढ़ेंगे मेन रूप से अभी। सरल मशीन क्या होता है, मशीन ऐसे होता है किसे, मशीन किसे कहते हैं, अगर हम आपको पूछे मशीन किसे कहते हैं, क्या बोलिएगा। 3 इडियट देखें, 3 इडियट में क्या बोलता है, वह हर चीज जो इंसान की समय बचाए और जरूरत को पूरा करे उसे क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। आपका जरूरत को पूरा कर दिया और आपका समय बचा दिया तो उसी को हम लोग कहते हैं मशीन। ठीक है, याद आ गया होगा एग्जाम्पल, उसको बोल जाओ। चलिए, तो वह हर चीज जो इंसान की आवश्यकता को पूरा करे और समय बचाए उसी को कहते हैं मशीन। तो यहाँ पे क्या है, सरल मशीन। सरल मशीन का मतलब क्या है, सरल मशीन का मतलब है कि ना ही आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा, ना ही उससे विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा, ना ही कोई और चीज की जरूरत पड़ेगा। सिंपल सा, इसमें कुछ खर्चा बाहर से नहीं देना है। जैसे आपको फैन चलाना है, पंखा चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक विद्युत देना पड़ेगा, विद्युत दिए तो वो आपका सरल मशीन नहीं है, सरल मशीन नहीं है। तो जिस वक्त बिना मतलब सिंपल सा, उसमें कुछ बाहर से देने की आवश्यकता नहीं है, तो वो आपका सरल मशीन है। जैसे कैंची, कैंची क्या है, सरल मशीन। कैंची क्या है, सरल मशीन। पिन क्या बोलते हैं उसको, नेल कटर, नेल कटर क्या है, सरल मशीन। सरौता क्या है, सरल मशीन। सिडसी क्या है, सरल मशीन। शीश झूला क्या है, सरल मशीन। तो मैंने जिसमें बाहर से आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं होता है उसे कहते हैं सरल मशीन। क्या कहते हैं, सरल मशीन। सरल मशीन कोई, सरल मशीन का एग्जाम्पल होता है उत्तोलक। क्या होता है, उत्तोलक। उत्तोलक को हम लोग पढ़ेंगे। और उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, उत्तोलक क्या कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक एक प्रकार का क्या है, सरल मशीन है। और सरल मशीन के बारे में जस्ट आपको बताया, सरल मशीन क्या होता है। सरल मशीन होता है कि जिसमें किसी बाहरी आप चीज को हमको मतलब बाहरी इलेक्ट्रिक मतलब खर्चे की आवश्यकता नहीं होता है। या फिर उसका सरल मशीन का दूसरा एग्जांपल भी आप परिभाषा दे सकते हो, किसी एक जगह पर बल लगा के दूसरा जगह काम करते हैं तो उसे कहते हैं सरल मशीन। जैसे अभी समझाएंगे तो समझ में आएगा। अभी उत्तोलक पढ़ते हैं। उत्तोलक क्या है, एक प्रकार का सरल मशीन है। सरल मशीन 2 प्रकार का होता है, एक उत्तोलक होता है, एक घिरनी होता है। क्या होता है, घिरनी। एक घिरनी, एक उत्तोलक। सरल मशीन कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, एक उत्तोलक एक घिरनी। सबसे पहले आज उत्तोलक पढ़ेंगे, कल आपको घिरनी बता देंगे और संतुलन करने की विधि बता देंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अभी हम लोग उसको पढ़ते हैं। उत्तोलक में 3 चीज मेन रूप से पढ़ना होता है। एक होता है आलम्ब, एक क्या होता है आलम्ब, दूसरा क्या होता है भार, तीसरा क्या होता है आयास। क्या होता है, आयास। आयास को बोलते हैं एफर्ट। क्या बोलते हैं, एफर्ट। ठीक है, सबसे पहले समझिए आलम्ब क्या होता है। आलम्ब होता है कि मशीन का कोई ऐसा भाग जहां से वो घूमता है, मशीन का कोई ऐसा भाग जहां से वो घूमता है उसे कहते हैं आलम्ब। क्या कहते हैं, आलम्ब। माने कोई भी मशीन होगा, इसमें उत्तोलक मशीन, सरल मशीन का हर जितना भी सरल मशीन होगा, कोई एक पार्ट उसका उस जगह पर कोई एक पार्ट ऐसा होगा जहां से वो मशीन घूमेगा, जहां पे वो मशीन घूमेगा। जैसे पिलास कहाँ से घूमता है, जैसे पिलास को दबाते हैं तो घूमता कहाँ से, बीच से। जैसे इस टाइप का पिलास होता है ना, ये कैंची समझिए, कैंची। चलिए इस टाइप का कैंची होता है, कैंची क्या करते हैं, यहाँ ऐसे उसको दबाते हैं तो घूमता कहाँ से, बीच से घूमता है ना, ये बीच से घूमता है। कोई भी मशीन बीच से घूमता है। जितना सरल मशीन होगा वो कहीं ना कहीं से बीच से नहीं, कहीं ना कहीं से घूमेगा, कहीं ना कहीं से घूमेगा। जहां से घूमेगा उसी को कहते हैं आलम्ब। क्या कहते हैं, आलम्ब। इसको बढ़िया समझिएगा, जहां से वो घूमेगा उसी को क्या कहते हैं, आलम्ब। जहां से घूमेगा उसको क्या कहते हैं, आलम्ब। फिर से समझिए, कोई भी सरल मशीन किसी न किसी एक जगह से घूमता है। अगर नहीं घूमेगा तो सरल मशीन होगा ही नहीं, सरल मशीन होगा ही नहीं। तो कोई भी, जैसे हमारा हाथ कहां से घूम रहा है, यहां से घूम रहा है अभी, ये हमारा क्या है, आलम्ब। क्या है,
आलम्ब। तो कोई भी चीज, जैसे जो चीज जहां से घुमा वो आलम्ब। कैंची बीच से घूमता है, पिलास घूमता है, तो क्या है? आलम्ब है कि नहीं? तो पिलास हो गया आलम्ब, जहां से घूमता है वो आलम्ब। तो आलम्ब क्या हो गया? जहां से घूमता है, जहां से, चलिए वो था नहीं, जहां से घूमता है, जहां से घूमता है उसे क्या कहते हैं? आलम्ब। नेक्स्ट देखिए भार। भार क्या होता है? वस्तु। भार है वस्तु, जहां पे वस्तु, जैसे आप मान लीजिए आप कैंची है, कैंची से किस, जैसे ये स्केल है और इसको हम काट रहे हैं, तो जिस वस्तु को काट रहे हैं तो उसके लिए वो कौन सी हो गया? वस्तु। क्या हो गया? भार। क्या हो गया? भार। नहीं समझ में आया? कोई भी चीज, जैसे पिलास से क्या करते हो आप? तार मोड़ते हो, तो तार उसके लिए क्या हो गया? तार उसके लिए क्या हुआ? वस्तु। बाहरी चीज जो उसमें जिसमें इफेक्ट पड़ता है उसको कहते हैं वस्तु। नहीं समझे? जैसे आप मान लीजिए, आप समझिए, क्या समझिएगा, कुछ तो समझिएगा। चलिए जैसे अभी आपको समझाते हैं, क्या समझाते हैं, नेल कटर समझते हो? नेल कटर में क्या बाहर से क्या डालते हो? तो आप बोले उंगली का नाखून, तो उंगली का नाखून क्या हो गया? वस्तु। जैसे कैंची से क्या करते हो? कपड़ा क्या हो गया? वस्तु। तो बाहर से जो चीज डालोगे तो वही कैंची हो गया। नींबू निचोड़ने की मशीन, तो बाहर से क्या डालोगे? नींबू। तो नींबू कौन सी हो गया? वस्तु। तो जो चीज बाहर से डालोगे वो हो गया वस्तु। क्या हुआ? वस्तु। तो ऐसे नाम से ही लग रहा है वस्तु। ये हो गया आपका भार, माने जो बाहर, जो बाहर से डालते हैं, जो बाहर से डालते हैं वो हमारा क्या हुआ? भार। तीसरा क्या है? आयास। आयास माने एफर्ट। एफर्ट माने जो हम बल लगा रहे हैं, जैसे कैंची है, कैंची में अगर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से बल लगा रहे हैं, कैंची में बल लगा रहे हैं ना यहाँ से, तो जहां से बल लगाते हैं उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? आयास। क्या कहते हैं? आयास। जहां से बल लगाते हैं, जहां से बल लगाते हैं, तो जहां से बल लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? आयास। ये तीन चीज सरल मशीन में होगा ही होगा। अगर तीन चीज नहीं होगा तो सरल मशीन नहीं होगा। सरल मशीन के लिए तीन चीज का होना आवश्यक है: आलम्ब, भार, आयास। आलम्ब, भार और आयास। आलम्ब क्या होता है? जहां से वो चारों ओर घूमता है, जहां से चारों ओर घूमता है उसे आलम्ब कहते हैं। भार क्या होता है? जो बाहर का चीज, जिसमें हम बाहरी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? भार। तीसरा क्या होता है? आपका आयास। आयास क्या होता है? जो आप एफर्ट लगाते हो, जो बल लगाते हो उसे कहते हैं आयास। तीन चीज समझिए, फिर समझिए। पहला आलम्ब, आलम्ब जहां से चारों ओर घूमता है। दूसरा था आपका भार, मैंने बाहर से जो चीज आ रहा है उसे भार कहते हैं। तीसरा आयास, मैंने जो हम बल लगाते हैं उसे कहते हैं आयास। ये तीन श्रेणी का उत्तोलक होता है: प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। उत्तोलक को तीन भागों में बांटा गया है: प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का। तो जो लिखा हुआ है ना उसको समझिए। या तो ये देखिए, तीन चीजें हमारे पास है: आलम्ब है, भार है, वस्तु है। जैसे कैंची देखिए, कैंची जब बनाइए, कैंची कैसे बनता है? कैंची कैसे बनाइएगा आप? कैंची ऐसे बनाइएगा, कैंची ऐसे ही बनाइएगा। ये मान लीजिए हम लोग का कैंची है, कैंचा हो गया, कुछ भी हो, चलो कैंची है। कैंची यहां से घूमता है ना। तो इसमें देखिए तीन चीज हमारे पास होना चाहिए, खोजेंगे। सबसे पहले तीन चीज खोजेंगे: आलम्ब। आलम्ब मैंने जहां से घूमता है, तो कहां से घूमता है? यहां से। ये बोलोगे ये आलम्ब है, ठीक है। बाहरी वस्तु चीज कहां से डालते हैं? वस्तु कहां रखेंगे? इधर वस्तु इधर रखते हैं कि इधर रखते हैं? तो आप बोलोगे वस्तु काटने के लिए इधर रखते हैं, काटने के लिए वस्तु को इधर रखते हैं। तो ये यहाँ पे क्या रखेंगे? वस्तु। और यहाँ पे क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? आयास। क्या हो गया? आयास। हुआ कि नहीं? चलिए एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं, सरोता दिखाते हैं। सरोता, नींबू निचोड़ने की सरोता मैंने होता है नींबू को। सरोता देखे हो कभी? कसेली काटने वाला मशीन। कसेली काटने वाला मशीन कैसे होता है? देखिए ऐसे होता है, ये यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे होता है, और यहाँ पे एक लगा हुआ रहता है, और यहाँ पे लगा हुआ रहता है, यहाँ पे लगा हुआ रहता है, और एक कसेली को यहाँ पे रख के इसको यहाँ से दबाया जाता है, यहाँ से इसको दबाया जाता है। जब यहाँ से दबाया जाता है तो ये इसको काट देता है, ठीक है। अब देखिए पहले घूमने वाला चीज कहाँ है? सबसे पहले घूमने वाला चीज, ये कहाँ से घूम रहा है? देखिए यहाँ से घूमता है। घूमने वाला चीज इसका कहाँ? यहाँ से घूमता है, ऐसे होता है। तो घूमने वाला चीज यहाँ है, इसको क्या बोलोगे आप लोग? आलम्ब। क्या बोलोगे? आलम्ब। इसको क्या बोलोगे? यहाँ पे वस्तु रखते हो, वस्तु क्या बोलते हैं? भार। बल कहां से लगा रहे हैं? एफर्ट कहां से लगा रहे हैं? आप यहाँ से बोलोगे, इसको बोलेंगे आयास। क्या बोलेंगे? आयास। तीसरा देखिए चिमटा। चिमटा का नाम सुने हो? चिमटा कैसे बनेगा? चिमटा? देखिए चिमटा कैसे बनता है? ये चिमटा मान लेते हैं। ये क्या है? चिमटा। ये क्या है? चिमटा। चिमटा थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चलिए चिमटा को। चलिए ये मान लीजिए हमारा चिमटा है,
ये हमारा क्या है, चिमटा है। चिमटा में क्या होता है, चिमटा में क्या होता है, चिमटा में कोई वस्तु को आप कहाँ रख पकड़ते हो, ये यहाँ पे क्या होता है, जैसे रोटी किसी को पकड़ना, रोटी को पकड़ना, चिमटा किसी करके चिमटा से रोटी पकड़ना, आप यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे क्या रखोगे, आप यहाँ पे रखोगे वस्तु, क्या रखोगे, वस्तु। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आलम्ब, आलम्ब माने घूमने वाला, चिमटा तो यहीं से घूमेगा ना, तो बल कहाँ पे लगेगा, चिमटा में बल कहाँ पे लगेगा, सोचो। चिमटा में आप यहाँ पकड़ोगे, कहाँ पकड़ते हो, चिमटा कहाँ पकड़ते हो, लोल पे, यहाँ पकड़ते हो नहीं, चिमटा अगर आपको दबाना है तो कहाँ पकड़ोगे, यहाँ पे, यहाँ बीच में कहीं पे पकड़ोगे ना, बीच में, इसके बीच में कहीं पे चिमटा को पकड़ोगे ना, तो इसके और इसके बीच में कहीं पे पकड़ोगे, तो यहाँ पे पकड़ोगे उसे कौन सी कहते हैं, जहां पे से हम बल लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, आयास, क्या कहते हैं, आयास। तो बीच में कहीं पे पकड़ोगे तो ये क्या होगा, आयास। देखिए 3 कंडीशन हम देखिए, एक बार आलम्ब कहाँ था, बीच में, एक बार भार बीच में, एक बार आयास बीच में। कहने का मतलब तीनों चीज तो रहेगा, लेकिन कभी कभी आलम्ब बीच में रहेगा, कभी कभी भार बीच में रहेगा, कभी कभी आयास बीच में रहेगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उत्तोलक को कितना बोले, कितना श्रेणी बांटा गया, 3 श्रेणी में। पहला श्रेणी देखिएगा, जब आलम्ब बीच में हो, जब आलम्ब बीच में हो तो प्रथम श्रेणी, जब भार बीच में हो द्वितीय श्रेणी, जब आयास बीच में हो तृतीय श्रेणी। उसी प्रकार से लिखे ताकि कंफ्यूजन आपको नहीं होता। सोचिए, जब आलम्ब बीच में हो तो आलम्ब बीच में हो प्रथम श्रेणी, भार बीच में हो द्वितीय श्रेणी, आयास बीच में हो तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में आपको क्या बताया थे, यहाँ पे क्या लिखा, देखिए आलम्ब बीच में है, क्या था, ये कैंची, हमारा कैंची है ना, ये कैंची हमारा था, तो कैंची क्या है, प्रथम श्रेणी, क्यों, क्योंकि उसका आलम्ब बीच में था। सोचिए, अच्छा नींबू नचो, ये कसेली काटने वाला, देखिए बीच में क्या था, कसेली काटने वाला, सरौता, यही है, सरौता यही है ना, कसेली काटने वाला सरौता। सरौता क्या है, कौन श्रेणी का, आप बोलोगे बीच में भार है द्वितीय श्रेणी। अब देखिए आयास, आयास बीच में है कौन श्रेणी का, चिमटा कौन श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, चिमटा कौन श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का। अभी हम यहाँ पे एग्जांपल लेते जाएंगे, आपको बताते जाना है कि प्रथम है कि द्वितीय है कि तृतीय है। पहला में क्या होता है, आलम्ब, दूसरा में क्या होता है, भार, तीसरा में क्या होता है, आयास। पहला में क्या, आलम्ब, लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन आपको नहीं हो, लिख लीजिएगा। पहले अगर आलम्ब बीच में है तो प्रथम श्रेणी, दूसरा भार बीच में है द्वितीय श्रेणी, उसके बाद तीसरा आयास बीच में है तृतीय श्रेणी। ठीक, चलिए अब कूड़ा ढोने की मशीन, कूड़ा ढोने की मशीन, कूड़ा ढोने की मशीन कैसा होता है, देखिए नीचे यहाँ चक्का लगाया जाता है और यहाँ पे कूड़ा कूड़ा का डब्बा रहता है, यहाँ पे कूड़ा का डब्बा रहता है और यहाँ पे आदमी का पकड़ने वाला होता है, यहाँ से आदमी पकड़ता है, यहाँ से खड़ा होकर आदमी इसको पकड़ता है। चलिए यहाँ बना दिया, आदमी इसको पकड़ के आगे लेके जाता है, यही होता है। अब बताइए कूड़ा ढोने वाला जो आदमी है, इसमें आपके पास 3 चीज पहले खोजना है, कौन सी 3 चीज खोजना है, ये घूमता कहाँ से है और ये क्या बोलते हैं बल कहाँ लगाना है और ये वस्तु कहाँ होता है। सबसे पहले देखिए बीच में क्या होता है, बीच में होता है वस्तु। देखिए घूमता है, चक्का यहाँ लगा के घूमता नीचे से ना, घूमेगा तो नीचे से, यहाँ से घुमाएगा, उड़ाएगा, उलट पलटाएगा, तो ये घूमने वाला है नीचे, तो ये हो गया घूमने वाला, इधर हो गया। तो घूमने वाला क्या कहते हैं, आलम्ब। यहाँ पे क्या है, आलम्ब। आप जहाँ पे पकड़े हुए हो बल तो वहीं से लगाओगे, तो यह क्या हुआ, आयास। क्या हुआ, आयास। बीच में क्या होता है, वस्तु। बीच में क्या होता है, वस्तु माने भार। तो कूड़ा ढोने वाला मशीन कौन क्या हो गया, द्वितीय श्रेणी का। कौन श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाते हैं, सीढ़ी झूला, शीश झूला क्या बोलते हैं, शीश झूला। मैं आपको शीश झूला दिखाता हूँ। ठीक है, शीश झूला क्या होता है, कभी किसी पार्क में जाइएगा तो ऐसे करके होता है, इसके ऊपर ऐसे करके एक बड़ा सा लकड़ी का बनाया रहता है कि नहीं। आप जाइए किसी के साथ जाइएगा, पार्क जाइएगा तो उसमें क्या, इस पर झूलिएगा, क्या कीजिएगा, इधर आप बैठोगे, इधर एक और आदमी बैठ गया, दोनों आदमी बैठ गया। आप क्या करोगे, जब ये दबाएगा, पहले देखिए, पहले खोजिए इसमें बीच में ये घूमता कहाँ से है, आप बोलोगे घूमता यहाँ से है। घूमने वाले क्या कहते हैं, आलम्ब। तो बीच में क्या है, आप बोलोगे आलम्ब। तो बीच में आलम्ब है, किसका मतलब प्रथम श्रेणी का। किस श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन हो गया, शीश झूला। क्या हुआ, शीश झूला। अब देखिए कुछ उसमें दिमाग लगाना नहीं है, जो मतलब जहां देखिए बीच में हमको जो मिल गया वही हमारा आंसर हो गया, समझे। जैसे नील कटर, नील कटर देखे होंगे। नील कटर कैसा होता है, नील कटर ऐसे होता है, नील कटर ऐसे करके होता है, यहाँ पे नट लगाया जाता है, ऐसे रहता है, कैसे रहता है, ऐसे रहता है ना, जैसे दबाने के बाद, नहीं ऐसे रहता है, दबाने के बाद ये कैसे रहता है, देख लीजिएगा नील कटर, उतना आपको समझ में आ जाएगा। ये ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, हाँ ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। देखो ऐसे कर दबाने के बाद ये इधर दबाता है तो ये इधर दबता है, ठीक है। तो नील कटर में क्या होता है, नील कटर में नट कहाँ रहता है, जहां से घूमता है कहाँ रहता है। आप बोलोगे जैसे मान लीजिए नील कटर कहाँ रहता है, यहाँ पे नेट कटर रहता है। आप नाखून कहाँ डालते हो, आप नाखून इसमें डालते हो, दबाते किधर से होती है, यहाँ दबाते हो, तो मान लीजिए जहां से दबाते हो आपका आयास है,
अब वहां पे उंगली रखने वो आपका भार है, उंगली आपका भार या वस्तु है। अगर ये नट कहाँ था, आप लोग के दोनों के बीच में था, दोनों के बीच में था। जब बीच में होता है तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। बताइए कौन श्रेणी? तो प्रथम श्रेणी। कौन श्रेणी? प्रथम श्रेणी। तो नेल कटर हमारा किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। चलिए मनुष्य का हाथ, हाथ देखते हैं, देखिए हमारा हाथ है, हम किसी के साथ बाजी लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? बाजी लगा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? अलम्ब, यहाँ से घूम रहा है, ये हमारा क्या है? अलम्ब। और किसी के साथ पंजा लड़ाएंगे, किसी के साथ पंजा लड़ाए तो बल कहाँ लगा रहे हैं? यहाँ एफर्ट यहाँ लगा, ये हमारा वहाँ के वस्तु यहाँ पे हमको टकराएगा तो यहाँ पे हमको मिलेगा कौन चीज? वस्तु। वस्तु यहाँ, अलम्ब यहाँ। बल कहाँ से लगता है? हाथ में बल कहाँ से मिलता है? जैसे हाथ में टाइट कर दिए, हाथ में बल कहाँ से मिल रहा है? हाथ में बल मिल रहा है यहाँ से, ये हड्डी से। जिसका ये हड्डी मजबूत होगा उसको ज्यादा बल मिलेगा। नस देखिए टाइट हो जाता है। हम थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है इसलिए लगता होगा, तो लेकिन आप लोग कम पावरफुल हो तो आपको कम लगता होगा, लेकिन हम ज्यादा पावरफुल। देखिए तो बीच में यहाँ पे क्या लगता है? बल। तो देखिए ये वस्तु, ये अलम्ब, ये बल। बल माने आयास, एफर्ट यहाँ से लगा रहे हैं, एफर्ट यहाँ से लगा रहे हैं। तो ये वस्तु, अलम्ब, आयास। तो बीच में क्या है? आयास। बीच में आयास आया तो कौन कैटेगरी का? थर्ड कैटेगरी का। थर्ड कैटेगरी माने तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो हाथ हमारा किस श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। नल, नल का नाम है हैंडपंप। हैंडपंप कैसे होता है? पंप ऐसे होता है ना, जैसे करके लगा होता है, यहाँ नल होता है और यहाँ पे कैसे करके चलाने वाला होता है। ऐसे ही होता है नल, ऐसे ही होता है नल। जब यहाँ नल इसको चलाते हैं, पंप को चलाते हैं तो क्या होता है? नट कहाँ होता है? नट, एक ये नट यहाँ होता है, एक नट इसमें होता है, इसी में नट होता है। और यहाँ पे इधर नल पानी देता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है यहाँ से हम बल कहाँ से लगाते हैं? बल यहाँ से लगाते हैं। यहाँ पे क्या है? नट लगा रहता है। और पानी जो होता है, पानी कहाँ, आपको पानी कैसे रहता है? इसके बीच में यहाँ पे पानी रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बल लगा रहे हैं। बल लगाने वाले को क्या कहते हैं? आप बोलोगे बल लगाने वाले को क्या कहते हैं? यहाँ पे बल लगता है, जो बल लगाता है उसको एफर्ट कहते हैं, आयास कहते हैं। ये हमारा हो गया आयास, ठीक है। बल जिस पे लगा रहे हैं वो हमारा वस्तु, वस्तु कहाँ है? यहाँ पे है। और घूमने वाला कहाँ है? यहाँ पे है। देखिए तीनों का ही कहाँ है? बीच में है। तीनों के बीच में है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तीनों के बीच में तो उसको क्या कहते हैं? आलम कहाँ है? आलम। घूमने वाला कहाँ है? बीच में है। तो कौन श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम श्रेणी का। तो हैंडपंप हमारा किस श्रेणी का उत्तोलक हो गया? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। तो आपको कोई भी सवाल पूछेगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक पूछे या द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी, कोई भी कोई भी सवाल, जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन जो होता है कैसे होता है? यहाँ पे ऐसे करके होता है, ऐसे करके होता है, ऐसे करके होता है। और यहाँ पे नींबू को रखने वाला यहाँ पे होता है, जिसको नीचे उसका रस नीचे निकलता है, ऐसे करके यहाँ से दबाता है। तो देखिए घूमने वाला यहाँ था, घूमने वाला यहाँ था, दबाने वाला यहाँ था, बीच में क्या था? वस्तु। जब बीच में वस्तु आता है तो भने भार बीच में आता है तो कौन श्रेणी का उत्तोलक करते हैं? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तो नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक हो गया? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तो जब भी कैंची की श्रेणी का उत्तोलक, कैंची बीच में होता है घूमने वाला, बीच में घूमने वाला है प्रथम श्रेणी का। पिलास बीच में होता है घूमने वाला, प्रथम श्रेणी का होता है। तराजू, तराजू देखिए, तराजू क्या होता है? इस तराजू ऐसे होता है, ये आपका तराजू है, इधर भी एक मतलब एक ऐसे करके लगाता है, इधर भी एक ऐसे करके बट खड़ा ऐसे रहता है ना, ये इधर आता है, अब बीच में ऐसे होता है। अब देखिए तराजू कहाँ से घूमता है? तो आप लोग तराजू यहाँ से घूमता है, यहाँ से घूमता है। यहाँ पे वस्तु रहेगा, बटखड़ा जिसको बोलते हो, बटखड़ा वस्तु रहेगा, यहाँ पे उसको वजन को उठाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप आयास रखोगे, आयास में वजन जो रखोगे, वजन बटखड़ा रखोगे, यहाँ पे भार वस्तु को उठाएगा वो, ठीक है। तो बीच में क्या होता है? आप लोग घूमने वाला माने आलम, तो बीच में घूमने वाला है तो तराजू की श्रेणी का उत्तोलक, तराजू प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। कुल मिलाकर समझ में आया? अगर आलम बीच में है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, भार बीच में है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, आयास बीच में है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको अगले क्वेश्चन में वीडियो में बताएंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे घिरनी, घिरनी के बाद संतुलन करने की विधि पढ़ेंगे, बस उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और किसी को डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी, हमारा चैनल भी आगे बढ़ेगा और बच्चे भी कुछ सीखेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। ओके, जय हिंद।